करें। सदन को सादर नमन। आज के हमारे द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री कमलेश कुमार जी राजस्थान से वो पंचतत्व के संबंध में हमको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज पुनः कमलेश कुमार जी का हमारे युगार मंच पर स्वागत है। आदरणीय कमलेश जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कमलेश जी अपना उद्बोधन दे रहे हैं। नाम सभी को नमस्कार, सुप्रभात। समय समय में देख रहा था कि आपका जो योग क्लास था अच्छा चल रहा था और मुकेश जी वैष्णव ने बहुत अच्छा सुंदर समझाया उन्होंने। देखिए, अभी कुछ रोगों की बात आई थी कि पर्टिकुलर कोई रोग नहीं होते। अभी नारायण जी को लेके चर्चा हो रही थी कि भाई उनको साइटिका है, तो उसके मुख्य लक्षण क्या है। अधिकांश जो है एलोपैथी हो या कोई भी एलोपैथियां हो, वो रोग के ऊपर ही कार्य कर रही। तो पर्टिकुलर अपन देखा जाए तो कोई रोग नहीं होता, उसके कुछ लक्षण होते हैं और लक्षण के आधार पर उसकी चिकित्सा की जाती है। तो लक्षण अब उनको जैसे कि अपन उनको ले लेते हैं कि एक क्लू हमको यहाँ से मिल गया है कि साइटिका। अब साइटिका जो होता है पैर से होते हुए पूरी रीढ़ की हड्डी तक वो जाता है, तो वहां तक अपने को दर्द महसूस होता है। अब समस्या कब होती है? समस्या सुबह में है, दिन में है, रात में है या शाम को है। अब सोते वक्त है, चलते वक्त है, बैठे हुए हैं तब है, या खड़े हैं तब है। तो यहीं से एक पंच तत्व निकलता है। अब इनको सब डायग्नोज जब करते हैं तो एक तत्व निकल के आता है कि भाई इस तत्व के अंदर जाके उनको यहाँ से गड़बड़ी हुई। तो जब हम उसके ऊपर चिकित्सा करेंगे तो साइटिका रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसको नाम दे दिया गया है, शुगर है। अब शुगर के लक्षण क्या है? हर एक बीमारी के एक लक्षण होंगे। अब मैं अगर ऐसे कहूं कि किसी मौसम की बीमारी किसी और मौसम में आती है तो बीमारी है। अब मान लीजिए सर्दी के टाइम में किसी को गर्मी लग रही है, गर्मी के टाइम में किसी को सर्दी लग रही है, तो वो एक बीमारी है। ठीक है, अपन बीमारी पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर मैं पंचतत्व की अगर बात करूं तो जैसे कि हमारा सेशन पिछला छूटा था कि जो लोग अपने क्षेत्र से कहीं बाहर रह रहे हैं और उस पे उस दिन समय हो गया तो हम वहीं रुक गए थे। देखिए, जहां से अगर मान लीजिए कि यहाँ के लोग कहीं और नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ स्थानीय अगर बस गए हैं और वहीं का अगर खाना खा रहे हैं वो, तो उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो वहां जाके बस गए हैं। तो उसको जो वहां का क्षेत्र है वहां से वो भोजन लेके कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको अगर कुछ समस्या बन गई और बढ़ रही और समस्या पैदा हो रही, तो मूल स्थान पे उनको आना होगा कुछ समय के लिए। वापिस वो जा सकते हैं जहां उनका ऊर्जा जो रहती है वो वहीं से मैनेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप कितना भी मेडिसिन ले लीजिए, कितना भी आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, वो जाएगी नहीं समस्या जब तक आप अपने मूल स्थान पे नहीं आओगे, क्योंकि ये हमारा डायग्नोस है और हम सुनी सुनी और कई बातों पे हम विश्वास नहीं करते हैं। उसका पूरा प्रैक्टिकल करके फिर उस पर आगे चर्चा करते हैं। जब तक लोगों पे उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक हम उनको शो नहीं करते हैं। रिजल्ट आना शुरू हुआ 10, 5, 50, 100 लोगों पे जब रिजल्ट आता है, तब जाके हम मानते हैं कि हाँ, ये अब रिजल्ट है और इस प्रकार से ये कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से पंचतत्व कार्य करना चाहिए। अब रही बात पंचतत्व के आगे की, तो हमारी जो वेशभूषा, मूल, भोजन, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें कहाँ से आई? तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि भारत को समझना होगा कि भारत है क्या। अलग अलग दृष्टिकोण से भारत को देखा जाता है। जो भौगोलिक दृष्टिकोण हो, वहाँ का वातावरण हो, वहाँ की जलवायु हो, उसी आधार पे पंचतत्व को देखा जाता है। अब रोग कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 प्रकार के रोग होते हैं, सान्निध्यवश, संस्कारवश और प्रारब्ध के। तो संस्कार और सान्निध्यवश जो रोग है वो तो आपके चले जाएंगे, और जो प्रारब्ध के आपके रोग है वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। कोई भी पद्धति, कोई भी पेथी उसको नहीं। हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे बने
उसके लेवल में जाके आपके कर्म बने तो वो रोग खत्म हो सकता है। अब देखिए, कैंसर की जब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो रोग है वो कैंसर है, तो जब मैं भी जब अज्ञान था, पंचतत्व से वाकिफ नहीं था, तो मेरे को भी लगता था कि ये सबसे बड़े रोग है। पर जब हम पंचतत्व को जानना समझा और उसको अप्लाई किया, तब जाके हमको पता चला कि ऐसा कोई बड़ा रोग नहीं होता है। केवल एक भ्रांति फैलाई हुई है कि ये इतना बड़ा रोग है, ये जाएगा नहीं और इससे हम मर जाएंगे। अभी अभी का हाल ही में हमारे एक कुछ हफ्ते भर पहले, हफ्तों 2 हफ्तों पहले की बात है कि भाई गुजरात के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने विचार किया कि मेरे को ये कुछ बीमारी हुई, अगर ये बड़ी बीमारी होगी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने 2-4 हफ्तों से ऐसा विचार करना शुरू किया, और जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका कैंसर निकल के आया। देखिए, कुछ धारणा, अभी जो बात हो रही थी योग के ऊपर, धारणा, जब धारणा हम ऐसे बना लेते हैं तो वास्तविक में वो चीजें होने लगती है, और उनके साथ में वही हुआ कि उनको कैंसर हो गया। अब जिस तरीके से हम धारणा करना शुरू करेंगे वैसी चीजें होती रहेगी, क्योंकि ये यूनिवर्स है, जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो बोलते हैं, वो चीजें लौट के वापस आती है। वो जाएगी कहाँ इस ब्रह्मांड में, वो घूमती रहेगी। वापिस जब घूमेगी और जब छोटी जगह पर वो आएगी, तो वापिस बॉडी के अंदर आके वो काम करेगी। क्योंकि ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि यत ब्रह्मांड तत्पिंड है, जो ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। जो घटना ब्रह्मांड में घटेगी वो की वही हमारे साथ में, पिंड के साथ में घटने वाली है। तो इसको समझने के लिए हमें पंच तत्व को जानना होगा। और पंच तत्व को जाने कैसे, तो पंच तत्व के लिए एक पूरी टीम है जो पंच तत्व आरोग्य सेवा संस्थान के नाम से कार्य कर रही है, और वो उसको समझाने का पूरा प्रयास कर रही है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि मैं भी उसमें 1% भी उसको अब पूरा समझ नहीं पाया, क्योंकि इतना बड़ा पंचतत्व है कि हर एक चीज पंचतत्व के अंदर आती है। पंचतत्व से बाहर कुछ भी नहीं है। तो अब पंचतत्व को जानने कैसे, तो आज हमारे पास में एक संस्था खड़ी है, हम उसके उस द्वारा उसको जान सकते हैं। किसी का कुछ सवाल हो तो अपन ले लेते हैं। पंच तत्व से कैंसर ठीक हो सकता है क्या? क्या किसी को ठीक किया क्या? पंच तत्व से कैंसर, तो मैंने आपको एक ही चीज बता दी कि बीमारी कुछ भी नहीं है। आपको सिम्टम क्या है, हम सिम्टम के आधार पे उसकी चिकित्सा करते हैं, और वो 100% सही हो जाता है। उसको रिजल्ट तत्काल विगत 1 या 2 दिन में दिखने, किसी किसी बीमारी में तो उसको हाथों हाथ रिजल्ट मिलते हैं। और जो लंबे समय से अगर बीमारी चल रही है तो उसको थोड़ा सा समय लगता है और रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा निःशुल्क चलता है। फिजिकली अगर आप दिखाओगे तो उसका आपको शुल्क रहता है 100-200 रुपए, जो देखने वाला है, क्योंकि वो उनका समय देगा तो आपसे कुछ लेगा। इसका चिकित्सालय कहाँ है? देखिए, इसका चिकित्सालय या मुख्यालय अगर ऐसा देखा जाए तो कोई सेंटर नहीं है। हालांकि अभी गुरुजी जो बैठते हैं वो मथुरा में, बरसाने के पास उनका कुटिया है बरसाने में, और वहां पे भी वो बैठते हैं। बाकी पूरे भारत के अंदर जैसे कि मेरे को सिखाया गया है, उसी प्रकार से जो सीखने के इच्छुक होते हैं उनको सिखाया जाता है, और वो अपने हिसाब से अपने स्तर पर चिकित्सा करते हैं। और चिकित्सा के लिए कोई सेंटर नहीं है, क्योंकि इतनी जरूरतें नहीं रहती कि उसको सेंटर बनाने की जरूरत है। पंचतत्व हर जगह है, आपके किचन में है, आपके वस्त्र में है, आपके मकान में है। विगत आप बाहर जाओगे, आपके आसपास के वातावरण में पंचतत्व है, हर जगह पंचतत्व है, केवल उसको बैलेंस करना रहता है। अब जब आप उसको बैलेंस करोगे तो वो आपको आराम देगा। जैसे आपका नंबर नंबर मेरा नंबर अभी, मैं सौर्य जी से कहूंगा कि वो लिंक छोड़ दे मेरे नंबर का। तो सर, मथुरा में जी, वहां पर कितने दिन रह सकते हैं, क्या व्यवस्था है, और इस विधा को कैसे सीखा जा सकता है? जी ओम।
जी, इस विधा को सीखने के लिए ऑनलाइन माध्यम से पूरा चलाया जाता है, क्योंकि हम सभी लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके नहीं सिखा सकते, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता है और इतना खर्चा कोई वहन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या ऑनलाइन माध्यम से इसको चलाया गया है। और जो गुरु जी की गुरु दक्षिणा जो रहती है, वो मात्र और मात्र 3100 रुपये उनकी फीस रहती है, जो ऑल टाइम है। जब तक आप रहोगे तब तक उसी फीस के अंदर आपको सिखाया जाएगा जो आगे आएगा। कंटिन्यूस की क्लास चलती है, जैसे कि आपकी मीटिंग जो अपनी चल रही है मीट पे, उसी प्रकार से जूम मीटिंग पे क्लासेस चलती है 2 दिन की, शनिवार और रविवार, जो महीने में एक बार होती है। रेगुलर जो बंदा सीख रहा है, आज कोई भी व्यक्ति उसको सीख रहा है, तो वो कंटिन्यू चलती जाएगी। जब तक आप नहीं छोड़ोगे, संस्थान आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, आप कभी भी संस्थान के टीम मेंबर को, जो आपके सीनियर है, आप उनको कॉल करोगे, वो अटेंड करेंगे और आपको जवाब देंगे। जियो और जियो। जी, जी, किसी और का सवाल और कुछ जानने के जो इच्छुक हो? सर, आप इसमें कब से जुड़े हैं, और आपके ऐसे जो असाध्य रोगों पर अनुभव हो तो कृपया वो हमें बताएं, जिससे कि हम लोग और उसमें मतलब प्रोत्साहित हो सकें। जी हो। लगभग मेरे को विगत 4 वर्षों से मैं इसको कर रहा हूँ। और मेरा जो अनुभव है, ताकि क्या है कि मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। एक जो पेशेंट था, मतलब ऐसे अनगिनत मैंने पेशेंट देखे हैं जो उस स्टेज पे थे जो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे पास एक पेशेंट आया था, जो कलर पुट्टी का जो काम करता है व्यक्ति, वो उस सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था और वहां से गिर गया। अब हुआ यह था कि उसका फसली टूट गया। फसली टूट गया तो वो हॉस्पिटल एडमिट रहा। फसली का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो फसली का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। जी अब उस बंदे की कंडीशन ये थी कि ना तो वो खड़ा हो सक रहा है, ना सीधे से चल सक रहा है, और ना ही वो बोल सक रहा है। जी तो उस कंडीशन के अंदर मैंने उस व्यक्ति को कहीं से उसको सूचना मिली कि यार ये भैया पंचतत्व के माध्यम से ऐसी चिकित्सा करते हैं जो हाथों हाथ रिजल्ट है। अ, अब वो व्यक्ति गरीब परिवार से था। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो बाहर कहीं जाके उसका ट्रीटमेंट करा सके। जी अब यहाँ लोकल हॉस्पिटलों में या सरकारी हॉस्पिटल में अगर कहा जाए, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि भाई अब ये होगा नहीं और आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने उसको देखा, मैंने उसको बिठाया, पानी वानी पिलाया, मैंने कहा तू बैठ, घंटे भर तक मेरा कुछ कार्य मैं निपट लेता हूँ। अब जी बंदा गया तो जाएगा कहाँ। बैठा बेचारा, वो बैठा, तो मैंने उसको फिर विगत 1 घंटा मैंने उसको बिठाया, क्योंकि उसकी ऊर्जा, हम देखो हम पूरा का पूरा जो कार्य करते हैं ऊर्जा के ऊपर करते हैं। अब वो बाहर से आया था, किस कंडीशन में, कौन सी ऊर्जा के अंदर आया है, तो उस ऊर्जा के अंदर मैंने उसको बिठाया घंटे भर तक। घंटे भर के बाद मैंने उसको फिर उसका जब डायग्नोस किया, तो डायग्नोस जो निकल के आया, फिर उसके आधार पर मैंने उसको चिकित्सा दी। फिर उसके बाद में 1 घंटा और बैठा, और घंटे भर बैठने के बाद में उसको आराम आ गया। लगातार उसने 2 या 4 दिन से चिकित्सा ली होगी और आराम है, और चौथे 5वें दिन तो बंदा काम पे चला गया और काम कर रहा है आज भी, कोई समस्या नहीं। तो सर, ऐसे जैसे जी, एक प्रश्न है, एक बहन जी जो है वो गिर गई और उनकी कमर टूट गई, जी, ठीक है ना। तो अब हम्म, ऐसे ऐसे लोगों के लिए मतलब आपके साथ जोड़ दिया जाए तो ऑनलाइन चिकित्सा हो जाएगी। जी। ऑनलाइन चिकित्सा का मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ऑनलाइन चिकित्सा पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान करके टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें 60-70 हजार लोग जुड़े हुए हैं। तो विगत उनकी आज कंटिन्यू कम से कम 500 लोगों की चिकित्सा रोज डेली फ्री होती है, निःशुल्क। जी जो व्यक्ति उनको चिकित्सा देगा, वो आपको गाइड करता रहेगा, पर उसमें शर्त एक ही रहती है कि आपको कॉल उनको लगाना पड़ेगा और रोज अपडेट देना पड़ेगा कि भाई समस्या कहाँ से कहाँ तक है। जी अब वो जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया, 24 घंटे के अंदर आपको कोई भी जिसको वो फॉर्म मिलेगा, वो व्यक्ति आपको फोन कर देगा और आपकी चिकित्सा करेंगे। अब जी इसमें पूरी टीम इस तरीके से काम करती है कि जो अगर महिला हैं, तो उनके लिए सोशल वर्क के लिए जो महिला है, महिला ही चिकित्सा देगी, पुरुष है तो पुरुष ही चिकित्सा देगी। क्योंकि महिलाओं के ऐसे कुछ रोग होते हैं जो पुरुष पूछने या
या महिला उनको जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाती है, जी तो उस कंडीशन में महिला मित्र जो है वो चिकित्सा महिलाओं को देगी, जो पुरुष है तो पुरुष ही उनको चिकित्सा देंगे। जी अब जब हम फिजिकली देखते हैं तो फिजिकली में महिला भी आती है, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, तो हम फिर उनको सबको चिकित्सा देते हैं, क्योंकि जो रोगी है अब यहाँ रोग की बात करें तो रोग कई प्रकार के होते हैं। जी अब शरीर के रोग है तो उनकी चिकित्सा कर दी जाएगी, मन के रोग है तो आप क्या करोगे? तो ऐसे कई प्रकार के रोग हैं जिनकी चिकित्सा, क्योंकि अपन इस टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो मुख्य मुख्य चीजें हम ले लेते हैं। जी प्रणाम, मैं बीच में बोल रही हूँ। जी जी आ, बोलिए आप। आपको प्रणाम, पूरे सदन को प्रणाम। मेरा जी, एक प्रश्न है जी कि योग से जी और पंच तत्वों को बैलेंस किया जा सकता है क्या, जी या योग भी उसी लाइन पे तो चलता है? योग का आखिरी उद्देश्य तो वही होता है, तो पंच तत्वों को योग से किया जा सकता है क्या, आपके विचार? हाँ, देखिए हमारी कुछ टीम है जो योग पे भी कार्य करती है। अब हम योग उस व्यक्ति को देते हैं जिसकी ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा ज्ञात करके उस पे योग पे काम कराया जाता है। देखिए मैं योग के बारे में बुरा नहीं कहता, नहीं भला कहता हूँ, मैं योग के बारे में बता देता हूँ सीधा कि हम लोग किसी को योग नहीं करवाते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में जो चल रहा है वो वास्तविक योग नहीं है, जी वो एक तरह से एक्सरसाइज होती है, शारीरिक व्यायाम के जी रूप में होता है। जो जी सही विधा है योग की वो नहीं। तो पर मेरा प्रश्न वही है कि जो वास्तविक योग जो है उससे ही तो हम पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। ये जी मेरा अपना विचार है, इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ। मैं मैं योग के खुद बारे एक में हो थोड़ा सा आपको बता देना मैं चाहता हूँ। मैं स्वयं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, और जी होम्योपैथी का भी जो फिलॉसफी है, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, वो यही है कि रोग नहीं होता है, कोई रोग का नाम नहीं होता है। हम भी रोग को नाम के अनुसार ट्रीट नहीं करते हैं, उनके लक्षणों के अनुसार ट्रीट करते हैं। और लक्षण भी कहाँ से लिए जाते हैं, जो जैसे आपने बताया कि रोग 3 प्रकार के होते हैं, हमारे भी सिद्धांत वही है कि रोग प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, और जो प्रारब्ध के रोग होते हैं उनको हम अपने कर्मों से ही कुछ कम कर सकते हैं, पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते। जितना समय होता है उतना भोगना होता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा सिद्धांत होता है, हमारा मीन्स मैं अपना नहीं कह रही हूँ, मैं चिकित्सा की बात कर रही हूँ, कि मानसिक रोग, कि रोग आता मन से ही है। कितना भी क्रॉनिक रोग हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, वो पहले आरंभ मन से ही होती है। वो चाहे बचपन से हो, चाहे पूर्व जन्मों से भी, पुराने जेनेटिक जिनको हम बोलते हैं वहां से भी हो। तो यही सब सिद्धांतों पे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी काम करती है। लक्षणों पे, रोग का नाम नहीं लेती है, और लक्षणों पे भी जाती है। फिर थोड़ा सा ये डिपेंड करता है, जैसे अभी फ्रैक्चर वगैरह की बात हो रही है, कि जो ऐसे रोग होते हैं जो ऊपर से फिजिकली इस प्रकार की बाहर की चोट से या बाहर के उससे कुछ लग जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट उसी प्रकार से बाहर से ही उस तरह से होगा। उसके बाद हमको आंतरिक इम्यून सिस्टम को मजबूत करना पड़ता है। तो आंतरिक इम्यून सिस्टम वो लक्षणों के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन से दूर करते हैं। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। तो अब जो योग है वो भी यही है, उसका भी बेसिक प्रिंसिपल तो यही है कि अंदर की जो जो आंतरिक शक्ति है हमारी, जो हीलिंग पावर है, उसी को चक्रों के अनुसार, नाड़ियों के अनुसार, प्राणायाम से, उस सब से उसको बैलेंस करते हैं। चक्रों पे भी पूरा कार्य होता है योग का तो असली। तो इसलिए मेरा प्रश्न आपसे इसी कारण था कि जो पंच तत्व है वो योग से संबंध, क्योंकि आज के समय में योग तो सबसे शक्तिशाली, सबसे सही विधा है रोगों को ठीक करने की, जो वर्तमान समय में चल रही है, हमारे बड़े बड़े गुरु लोगों ने जो चालू की है। तो उसका भी असली उद्देश्य यही है कि योग से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं,
हमारे इवन कर्मों से भी, पूर्ण जन्म के जो कर्म है उनको भी सुधार लिया जाए ध्यान, धारणा और ध्यान में जाकर। तो बस यही सारा जो संबंध है वो पंच तत्वों से आपने किस प्रकार से किया, वो मेरा असली प्रश्न है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, मैं आपको बता दूं कि पंच तत्व कभी किसी को योग करने की सलाह नहीं देता है। अ, देखिए, कर्म जब बनते हैं इंसान के, तो कर्म कई प्रकार के होते हैं। अब मेरा जो मानना है या हमारा पंच तत्व का जो मानना है कि हम लोग किसके लिए कार्य कर रहे हैं, निजी स्वार्थों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। तो समाज आज इस लेवल पे खड़ा है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर लेता है, सब कैपेबल है अपने आप में। अब मेन जो हमारे जो पूर्वज करते आए हैं, वो किसके लिए करते गए? प्रगति के लिए, नेचर के लिए। और आज का जो समाज है, नेचर के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब योग इसलिए किया जा रहा है कि हम बीमार नहीं हो। किसी के मन में यह डर तो है कि हम बीमार ना हो, और बिना डर के कोई भी चीजें नहीं करता है। यानी कि जो रामचरितमानस में भी कहा है कि भय बिना प्रीत नहीं होती। अब जब भय रहेगा तो हम सारी चीजें करना शुरू करेंगे, और वो करते करते वहीं से हमारे को कुछ बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो योग कर रहे थे और उनको बीमारी है। आप देखिए कई जगह आपके मैया, जब आप चिकित्सा करती है और आप होम्योपैथी है, तो ऐसे लोग भी आए होंगे आपके पास में कि जो योग तो कर रहे हैं बराबर, पर फिर भी उनको बीमारी है। ऐसा है मैया? बिल्कुल है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो सही विधि विधान जो चाहिए और जिस प्रकार से उनकी क्या प्रकृति है, उनको क्या आवश्यक है, कौन सी विधि और किस प्रकार का समय, वो सब उनके लिए आवश्यक है। वो सही विधि से नहीं हो पाता है। और कई बार वो मन में लेके चलते हैं कि हमको ये बीमारी है, हमको ये बीमारी है। तो हम तो जब योग में सबसे पहले यही कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को सकारात्मक बना लीजिए। ये सोचना ही नहीं है कि आपको बीमारी है, क्योंकि वो जिसको कहते हैं अट्रैक्शन पावर, मतलब हम जिसके बारे में सोचेंगे वो हमारे पास अवश्य आएगा। तो इसको दूर करने के साथ साथ ये इस कारण है कि वो बीमारी रहती है योग करने के बाद भी। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मतलब डायग्नोस ये है। आप फिर बताएं। जी, अब देखिए, हमारी संस्थान टीम का और हमारा गुरुजी का और हम सब लोगों का मानना नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। जो लोग कृषि या हार्ड वर्क जो करते हैं, उनको योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। क्योंकि जो हार्ड वर्क कर रहा है तो उनका योग प्रतिदिन होता हाँ है। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है। सबके अपने अपने जैसे जिसका जैसे जिस प्रकार का कार्य है उसी प्रकार से उनकी दिनचर्या रहनी चाहिए, और अ, वही आवश्यक है अब आज के उनकी समय में लाइफ क्या है, स्टाइल के अनुसार। आज के समय में क्या हुआ कि एक शेड्यूल बांध दिया गया है। सुबह नाश्ता करना है, उसके बाद में हमको भोजन करना है, शाम को उस समय हमको भोजन करना है। अब शरीर आपका मांग क्या कर रहा है और आप कर क्या रहे हैं? शरीर की जो मांग थी कि भैया आप जल्दी अगर उठ गए, 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, तो उसको सुबह 7 बजे या 6:30 बजे उसको भोजन चाहिए। अब आपने उसका समय चुकाया तो वो आपको रोक पैदा कर देगा। अब आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं और आपने 8:30 बजे खाना खा लिया, तो भी वो आपको रोग पैदा करता है, क्योंकि आपको भूख थी नहीं और आपने खाना खा लिया। क्योंकि आपने एक डाइट निश्चित कर रखी कि भाई सुबह मेरे को वहां जाना है तो मेरे को खाना खा के निकलना है। तो वो धीरे धीरे आपको पैदा कर देगा। और विगत अभी अभी हमारी टीम ने एक रिसर्च और नया किया है कि जो लोग सुबह उठ के पानी पीते हैं, सुबह पानी पीना शुरू रख रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि काफी समय से लोग इधर उधर से नेट से देखते हैं, सारी चीजें सोशल मीडिया से देखते हैं कि भाई पानी पीने से आंतें साफ होती है, पानी पीने से आंतें साफ होती है। तो सुबह उठ के खाली पेट पानी पीना शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो विगत कोई 2-3 सालों से कर रहा है, कोई 4 सालों से, और उनको बीमारियां शुरू हो गई। अब कई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको इलाज ही नहीं मिल पा रहा है। जब हम उन लोगों का पानी जब बंद करवाया, तो 4-5 दिनों के बाद उनको जो बीमारी थी वो ऑटोमेटिकली गायब हो गई। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि असली बात यह है कि सबकी प्रकृति अलग है, जी सबका शारीरिक, मानसिक और मतलब सामाजिक सभी प्रकार से सब लोग भिन्न है, ये तो निश्चित बात है जी ना। कोई भी दुनिया का इतना बड़ा में कभी भी कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं है, इवन ज्वाइंट ट्विंस भी होते हैं वो भी कभी भी सारे एक से नहीं होते। तो इसलिए सबके लिए अलग विधा है, सबके लिए अलग तरीके होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि किसकी कैसी लाइफस्टाइल है, उस अनुसार उसकी दिनचर्या, उसका खान पान, उसका आहार और वो सब निश्चित होता है, तभी स्वस्थ रह सकते हैं। और यही कारण हो रहा है कि आजकल जो सारी बीमारियां हो रही हैं वो आहार तो मुख्य है ही, क्योंकि अपने रीजन वाइज कोई भी आहार नहीं कर रहा है, सब कुछ जो शौक से या जो भी कुछ कह रहे हैं, कहने का मतलब ये तो बहुत बड़ा विषय है, यानी जी आहार और सारी लाइफ स्टाइल, जिसको हम एक शॉर्ट में कह देंगे कि भाई लाइफ स्टाइल जो हमारी दिनचर्या है वो ही पूरी बिगड़ी हुई है, और सब नकल कर रहे हैं। और ये भी जी बिल्कुल सच है कि आजकल जो यूट्यूब पे और इस पे जो आता है, तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो वैसा आवश्यक है। सबको केवल और केवल सिंपल इंडिविजुअल अपने आप को देखना होता है, उसके अनुसार जब हम व्यवहार करेंगे, खान पान करेंगे, रहन सहन करेंगे, सोच विचार रखेंगे, तो ही स्वस्थ रहेंगे। बस ये वाली बात है, बाकी आपका भी विषय बहुत आपके विचार बताइए आदरणीय, कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि पानी पीने से, गर्म पानी पीने से, हाँ वही आप तो बताइए, आपके आपके क्या अनुभव क्या बताइए रिजल्ट थोड़ा मिले। सा। देखिए, अभी मैया ने जो बताया है कि सबकी प्रगति अलग है, सबका शरीर अलग है, तो उसी आधार पे हम कार्य करते हैं। जिसको जरूरत है उसको पानी पिलाते हैं। अब जरूरत कैसे महसूस हुई? जब उठते ही आपको अगर प्यास लगी तो आप पानी पी लीजिए, कोई दो राय नहीं। अगर आपको प्यास नहीं लग रही है पर आप एक मानसिकता लेके चल रहे हैं कि हमको पानी पीना चाहिए, सुबह उठ के गर्म पानी करते हैं और पीते हैं, तो वो आपके लिए रोग पैदा करेगा और ऐसी जटिल बीमारियां हो जाएगी कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मैंने ट्रीटमेंट इतना कर लिया फिर भी आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब छोटी सी बात थी कि केवल आपको पानी बंद करना है और आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए। तो इसी प्रकार से रोग पैदा होते हैं कि बहुत सारी चीजें, घटनाएं घट जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। अब मान लीजिए आपके अंदर अगर कुंठा पली हुई है काफी समय से, तो कुंठा एक जटिल रूप ले लेगी। अब कुंठा कब पली थी वो आपको पता नहीं। मान लीजिए विगत 10 साल 15 साल पहले अगर कुछ चीजें ऐसी घटनाएं हुई और आपके अंदर तो विषय बदल जाएगा। जी आपने तो कहा जी जी बताइए बताइए। आपने कहा कि सुबह से पानी पीने से नुकसान होता है, पानी नहीं पीना चाहिए। ये और आपने किन कुछ लोगों को पानी बंद करा करके उनको स्वस्थ किया है, उनका कोई नाम वगैरह कहीं पता है क्या? ऐसे लोग जो पानी पीने ना पीने से स्वस्थ हुए हो। अ, वो जब आप टीम के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखोगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। नहीं नहीं, यूट्यूब चैनल पे नहीं, आप तो आपने कुछ ही लोगों को किया होगा ना, तो इतना तो पता होगा। आप बोल रहे हैं कि पानी सुबह से पानी देखो, मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दिया कि ये चीज हमारी टीम ने रिसर्च की थी, मैंने नहीं। ठीक है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो आपको वहां से पता चलेगा कि मनीष जी मित्तल करके हैं, ये रिसर्च उनका था और उन्होंने पानी जैसे बंद करवाया। मनीष जी मित्तल करके हैं अपने पुणे से, और वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि जो जितने भी हमारे हम वीडियो जो बनाते हैं वो एक ही यूट्यूब चैनल पर डलते हैं। मेरा आ आदरणीय गया, मेरी टीम का। जी आदरणीय भ्राता जी, इसमें युवाहार कार्यक्रम में 1 घंटे इसलिए हमने आपको निवेदन किया है या बुलाया है, या जी हम लोग सुन रहे हैं कि आप जो है खुद बताएं। अब यूट्यूब कितने चैनलों पे अगर हम जाएंगे कितना समय वहां लगेगा, ये तो संभव नहीं है ना हर चीज देखने का इतना समय, इसलिए ठीक बुलाया है, है कि आप। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना। देखिए, जिनको अगर समस्या हो रही है आप खुद करके देख लीजिए। इसमें ना तो किसी का खर्चा लगने वाला है ना कुछ होने वाला है। अगर पानी पीने के बाद भी अगर आपको समस्या, पानी बंद करने के बाद अगर समस्या जा रही है आपकी, तो वो कर लीजिए, सीधी सी बात है। क्योंकि नहीं तो आप देखिए, आपने हमें नहीं सुझाव दिया है। है, जी जी और आप YouTube चैनल की बात कर रहे हैं कि इसका नाम वहां से देखेंगे, तो ये थोड़ा संभव हमें नहीं लग रहा। हमने जो सोचा है आपने बताया, तो आप बताएं कि किस ऐसा हमें नहीं लगता कि गुनगुना पानी पीने से सुबह से कोई नुकसान होता है। सुबह से गुनगुना पानी पीने से पेट साफ ही होता है, ये हमें आज तक सुना है, लेकिन पहली बार आपसे सुन रहे हैं।
ये देखिए, तासीर हर के एक अनुसार उनमें तासीर किसी लोगों को हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। उनकी भावना समझो आप जरा, वो तासीर के अनुसार मैं वही कहना चाहता हूँ और मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, हर एक व्यक्ति के साथ नहीं है ऐसा, जिन लोगों के साथ में है हम उसी की बात कर रहे हैं, सारे व्यक्तियों के साथ में ऐसा नहीं है। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं कह रहा हूँ। हाँ, किसी जो जिसकी ऊर्जा निकल के आ रही है, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो उसके साथ में अगर ऐसा हो रहा है तो वो पानी अपना बंद करेगा तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। जी जी आचार्य जी, बताइए आप। सही है, सही सही कहना आपका। मेन चीज मेरे हिसाब से तासीर, तासीर बहुत महत्व रखती है जी, रोग ठीक करने आप में, सही इलाज जो करने है, में। वो जब तक आपकी तासीर, पुराने जो वेद थे, पुराने जो आयुर्वेदाचार्य थे, वो बिना तासीर के किसी को मेडिसिन नहीं देते थे। जब उसकी तासीर का पता चला और तासीर का पता चलने के बाद उसको मेडिसिन दी। अब मान लीजिए अगर कोई जल की तासीर का व्यक्ति है और उसकी जल को मेडिसिन उसको दे दी जाए, लिक्विड वाला उसको देगा, तो वो और बीमार होगा। अब कोई अग्नि वाला व्यक्ति है, अब अग्नि वाले व्यक्ति को अग्नि प्रदान वस्तु अगर उसको खिला दिया जाए तो बीमार नहीं होगा क्या? उसकी अग्नि और विकृत होगी। अब देखिए, जैसे अपन एक बात करें, नींबू होता है खट्टा और आंवला होता है कसेला, मेथी होती है कसेली, ठीक है। अब मिर्च होती है तीखी, होती है ना मिर्च तीखी। तो उसी प्रकार से अलग अलग जी जी स्वाद है। अब कुछ को मीठा खाने के बाद दिक्कत हो रही है, किसी को कसेला खाने के बाद दिक्कत हो रही है, और किसी को नमकीन खाने के बाद दिक्कत हो रही है। तो उससे उसकी तासीर का पता चलता है। हम लोग यही डायग्नोस करते हैं कि भाई किसी ने कपड़े पहने और कपड़ा पहनने के बाद समस्या हो गई उसको, तो उसको कपड़े उतारने, सीधी सी बात है, और दूसरा कपड़ा पहन लेगा वो, तो उसको आराम आ जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सा तरीका है, पर हम उसको जटिल बना के इतना भयंकर बना देते हैं कि वो रोग ले लेता है और अव्यवस्था ही हो जाता है, और फिर वो जाता ही नहीं। फिर हम ट्रीटमेंट लिया करते हैं, और ट्रीटमेंट से हमको और बीमारियां शुरू हो जाती है। आज विगत आप देखिए, आज शुगर के जो पेशेंट है, बीपी के जो पेशेंट है, वो बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर वाले शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, फिर भी उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, और जैसा का जैसा बना हुआ है उनका लेवल। तो ऐसा क्यों? और उससे आगे जाके पता चला उनकी तो किडनी और लीवर खराब हो गए, तो अब क्या करेंगे? असली में जो आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ, ये जो 3 प्रकृति होती है, उसी के अनुसार पंचतत्व को भी वहीं से वो डायग्नोस करते हैं। और जो पहले के वैद्य थे, वो नाड़ी पकड़ के, नाड़ी वैद्य जो थे, नाड़ी से तीनों की प्रकृति समझ लेते थे कि वात, पित्त, कफ। उसी के अनुसार उनका आहार, उसी अनुसार औषधि होती थी, तो वो स्वस्थ हो जाते थे। तो असली बात तो जो सारे ये है, योग, आयुर्वेद, आपका पंचतत्व, ये सब विधा एक ही है, इनका उद्देश्य और यही है कि टोटालिटी में काम करते हैं, संपूर्णता से काम करते हैं। तो जो आपका पंचतत्व भी जो है, वो वात, पित्त, कफ की जो प्रकृति के अनुसार ही निश्चित होता है कि ठंडी और गर्म जो प्रकृति होती है, उसी के अनुसार ये जल तत्व, वायु तत्व और जो पांचों तत्व जो है, वो वहाँ उनकी काउंटिंग वहां हो जाती है। एक नए प्रकार को, एक टॉपिक को लेके जो रिसर्च चालू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। परंतु इसमें रिसर्च में आपको कुछ ऐसे नियम, मतलब कुछ काउंटिंग लेके पेशेंट्स को कि भाई ये इस प्रकार के, ये इस प्रकृति के पेशेंट हैं, तो इनको किस प्रकार का पानी सुबह देने से फायदा है या नुकसान है, ऐसे जब रिसर्च वर्क करें, हो सकता है आप लोग ने किया होगा, मैं इस बात को नहीं कह रही, क्षमा करें मुझे। तो जो जब पूर्ण रूप से आपका जो ग्रुप है या जो आपकी संस्था है, वहां पे जब पूरी जानकारी जब लेंगे, तभी उसका उद्देश्य समझ में आएगा। वैसे विचार ने आपका जो कार्य है वो बहुत सही रूप से जा रहा है। तो उसके बारे में पूरी और जानकारी लेने की हम भी कोशिश करेंगे। और आप बताइएगा कि रिसर्च किस प्रकार से चल रहा है, और जो रिजल्ट हैं वो कौन सी प्रकृति को, जैसे जल की बात चल रही है कि सुबह पानी लेने से, तो ये जनरल तो है कि सुबह पानी लेने से साफ पेट होता है, पर यह भी निश्चित है कि जिसकी अवस्था वृद्धावस्था है या प्रकृति वैसी है, मतलब वही कफ प्रकृति है, तो किस मौसम में
सुबह जल नहीं लेना या लेना, या उनको क्या सूट करता है, ये बहुत बारीक बातें होती है। तो इस सब के ऊपर आपके जो रिसर्च वर्क है उसके जब वो आएंगे तो बहुत लाभकारी होगा वो सब समाज के लिए। जी आप बताएंगे। धन्यवाद। जी मैया, मैं बता दूं कि जब टीम रिसर्च करती है तो उसका पैमाना बिल्कुल बनाती है। आपका जो कहना है कि एक होना चाहिए, तो हमारा पूरा पैमाना बनता है कि जब उनके रिजल्ट आते हैं, हम उनको क्या है कि जिन जिन पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट किया है तो उसका पैमाना बनाते हैं पूरा, कि भाई ये अग्नि के प्रगति का था, या जल की प्रगति का था, या वायु की प्रगति का था, आकाश की प्रगति का था, पृथ्वी का था। तो उन सबके क्या डायग्नोस होते हैं, और वो पूरे के पूरे पेपर वर्क वहां रहता है। ऐसा नहीं है कि हम हवा हवाई बात कर देते हैं और बिना प्रैक्टिकल के हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। तो वहाँ रिसर्च जो चलता है, और रिसर्च के आधार पे हम पूरा का पूरा जब संस्थान देते हैं कि हाँ भाई इस पे ये चीजें आई है, तो पूरा पैमाना खड़ा होता है। जब ये सारे पैमाने जो होते हैं, जब किसी को चिकित्सक बनाया जाता है तो उसको सारे पैमाने दिखाया जाता है कि भाई इस पैमाने पे इसको ये रोग था, और इसके इन रोगों पे इनकी इस तरीके से चिकित्सा हुई। अब मैं जब बात करूं कि बहुत सारे रोग जो होते हैं, तो हम इतनी रिसर्च तक पहुंच गए हैं कि हमारी टीम केवल उंगली का दर्द ऐसे पकड़ के ही बता देते हैं कि इसको ये यहाँ से रोग आ रहा है और उसको ये ट्रीटमेंट करना है और आराम आ जाएगा। और विगत जो हमारे जो गुरुजी है, वो इंसान को आते हुए देखते ही वो कह देते कि इसको ये रोग है, और उसको वो रोग के वो ट्रीटमेंट कर देते कि इसको ये रोग है और इसका ट्रीटमेंट कर दो और हो जाएगा, क्योंकि पंथा तो वहां हाँ तक चला बिल्कुल, गया है। मैं इस सिद्धांत को मानती हूँ। बिल्कुल गुरुजी जो हैं वो उतने अनुभवी हैं, वो सामने हाँ, देख के एडवांस है वो। कॉन्स्टिट्यूशन देख के, हाँ नहीं नहीं वो बिल्कुल, उनको तो 100% बात है, वो सही है कि देख के भी जो चिकित्सक होते हैं वो उसकी मेडिसिन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल निश्चित बात है, बिल्कुल 100% सही है, ये वो करते होंगे बराबर। अब मैया, जैसे कि आपकी उम्र हो चुकी है, तो इससे आपके अनुभव भी रहे होंगे कि आपके पास अगर कोई बीमार व्यक्ति है और आपके पास बैठा और विगत ऑटोमेटिकली सही होके चला गया, उसको कोई मेडिसिन ही नहीं देनी पड़ी। हाँ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन भी हमारे पास है, क्योंकि जब उसकी जो ऊर्जा बिगड़ी हुई थी, अब उसकी बैलेंस करने की ऊर्जा आपके पास थी। जब आपके पास वो आया, बैठा कुछ समय के लिए, घंटा आधे घंटा पर बैठा, और उसको वो रोग रहा ही नहीं, तो यही पंच तत्व है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था, बुजुर्ग व्यक्ति थे वो, उनको पाँव के तलवों में जलन होती, और इतनी भयंकर जलन होती कि वो उन्होंने विगत उनके आसपास 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के एरिया में जितने भी डॉक्टर थे, वो सब जगह जाके आगे, थक हार के हैरान हो गए। फिर कहीं से उनको पता चला कि पंतत्व के माध्यम से भैया चिकित्सा करते हैं, तो वो मेरे पास आए। ठीक है, वो भी थोड़े बातचीत करने वाले थे, तो हमारे पास बैठ गए। बैठे, उन्होंने घंटे 2 घंटे हमारे से बात करी। फिर हमने पूछा आपके पाँव में जलन है क्या? हाँ यार, मैं जब आया था तब तो जलन थी और अभी है ही नहीं। तो मेरे को सीधा सा पता चल गया कि मेरी जो ऊर्जा है, मैंने उनको ट्रीटमेंट दे दिया, वो आज आराम है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उनको मेडिसिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहीं कहीं आपने देखो, कहीं कहते हैं ना पुराने लोग, जो कहने से दुख हल्का होता है। अगर किसी ने समस्या बताई, आपने सुनी और उसका दुख हल्का हो गया, ऐसा हुआ है क्या कहीं? जी हाँ, ये भी होता है। बिल्कुल 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 सही होता है, बात है। सही है। तो जी पंच तत्व है, इन्हीं चीजों को डायग्नोस करता है। हम लोग सब तरफ से, एक राज्य से नहीं, एक क्षेत्र से नहीं, हर एक राज्य के, हर एक क्षेत्र के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां वहां से जो अनुभव आता है, तो संस्थान कैरी करता है उसको, और जी उसका फिर वो समूह बना के सारे के सारे डेटाबेस तैयार रखता है। जी, एक प्रश्न है। जी एक बताइए। एक व्यक्ति है, मैं उनका नाम बताऊंगी आपको, मगर जो जिनको बचपन से ही अस्थमा है, जी तो अभी तक उनका अस्थमा जो है, अभी भी उनको, जैसे कि इस ऋतु में उनको बहुत समस्या कर देता है खड़ा, तो फिर उसका आपके पंचतत्व में कोई इलाज है? जी, अभी मैं उनको इलाज बता ही देता हूँ। जो व्यक्ति है, उनकी अभी एज क्या है? अभी एज होगी 57, 56-7 तक। 56-7 तक। अभी वो जो उनकी एज के अकॉर्डिंग अगर माना जाए, तो वो आकाश तत्व के अंदर है। अब उनको समस्या जो है वो कब होती है? उनको समस्या अभी इसी ऋतु में होती है, ठंडी के अ, ऋतु में। पूरा ठंडी के जो ऋतु में। नाक बंद हो जाती है, ऐसे है। और अस्थमा का जो है वो बचपन से ही है।
अस्थमा जो है बचपन से ही है। बचपन जो आता है वो वायु तत्व में आता है। अगर अभी इस ऋतु की अगर बात करें तो ये जल प्रदान है, क्योंकि जो ये महीने जो चल रहे हैं वो जल के है। अब जल जो है, अब उनको देखिए कि वो जब जल के पास जाते तो उनको समस्या बढ़ती है क्या, या किसी बुजुर्ग के पास बैठते हैं तो उनको समस्या बढ़ती है क्या, या जब वो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं या ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं उनको एलर्जी होती है क्या, इससे उनको इरिटेशन होता है क्या, ये आपको ये देखना होगा। अच्छा, जी, जी जी जी। तो जब आप ये ऐसी हम चीजों को बोलिए आप। ये हम अगर शाम के समय में आपसे बात कर सकते हैं क्या, शाम के समय में? जी, मेरा हम लोग जो कार्य करते हैं 24 आवर्स प्लस 7 दिन। अब 24 घंटे में आप कभी भी फोन लगा दीजिएगा टीम को, केवल चिकित्सा के माध्यम से, तो हम उसको उठाएंगे। किसी भी व्यक्ति को, मैं रात को 2-2 बजे भी पेशेंट ले लेता हूँ। चलिए, ठीक है। अब जो हमारा पेशेंट है, अब उनका इलाज हम बाद में करेंगे। और जी, मैं आगे आदरणीय श्री कुमार सर को आपसे संवाद करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, जी। आदरणीय पवन कुमार सर। जी, नमस्कार, धन्यवाद। अ, नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा हुई है और ये बात बहुत मुझे भी लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति अलग है। उसका उसका जो बनावट है, वो सबकी यूनिक है, यूनिक प्रोडक्ट है जी, और जनरलाइज़ नहीं कर सकते हैं। जी, और कई बार पर्यावरण वातावरण की वजह से भी समस्याओं का या जी, उसके बिल्कुल। समाधान के मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब आपने जो रिसर्च वाली बात कही है, मैं उस चीज़ पर फ़ोकस करना चाह रहा हूँ कि जो रिसर्च हुई है, जो टीम ने रिसर्च की है, जी, तो क्या इसको अलग-अलग तरह की जो कैटेगरी हो सकती हैं, क्या जी, उसमें किया गया है कि माना जाए कोई वात, पित्त और ये जो है इससे होने वाली जो समस्याएँ हैं और उसके जो समाधान हुए हैं, जी, आधार पर पेशेंट्स को क्या सेग्रीगेट करके उस डेटा को और समझने का प्रयास किया गया है, जिससे कि एक सभी कैटेगरी के लिए ब्रॉड जो है वो चीज़ें निकल रिकमेंडेशन निकल सके कि ऐसा करें, ऐसा नहीं करें विशिष्ट रोगों के लिए। तो ऐसे जब रिसर्च आपने की है, तो इसकी अगर डिटेलिंग अगर हुई हो, तो उससे लाभ मिलेगा। अगर वो लिखित रूप में है, तो उससे और भी अच्छे वो मिलेगा और अगर ये डॉक्यूमेंटेड है और कहीं पर पब्लिश हुआ है, तो उसको उससे और भी बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। अ, अगर नहीं किया हुआ है, तो अगर आने वाले समय पर इस थ्योरी पर या इससे जुड़ी हुई और भी बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को अगर डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, तो बहुत सारे लोगों के जो आपके जो वॉलंटियर्स हैं, ये जो आपके चिकित्सक हैं, वो अपनी बात को भी कन्विंसिंगली लोगों तक पहुँचा सकते हैं, कई लोगों तक पहुँच सकती है और उसका लाभ और जनमानस को मिल सकता है। ये मेरा एक सुझाव है। जी, जी। आपका क्या हाँ, विचार है तो इस पर? मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, पब्लिश जो चीज़ें हुई है, अभी एक किताब पहले पब्लिश हुई थी पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान के नाम से। पंचतत्व को सिद्धांतों को लेके उसका पब्लिश हुआ है। अभी एक नई गाइड और बन रही है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि लोग उस पे कार्य कर रहे हैं अभी। अब पेटेंट की जो बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें पेटेंट के लिए तैयार है अभी और वो आ रही है। और पेटेंट का गुरुजी का मानना ऐसा है कि अगर हमने पेटेंट करवा लिया इस चीज़ को, तो कहीं हमारे लिए फ़ायदा भी हो सकता है और कहीं नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिन-जिन लोगों ने पेटेंट करवाए हैं बहुत सारी चीज़ों पे, तो उसका फ़ायदा ले रहे हैं और लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी का जो मानना था कि भई हम लोग केवल सेवा के भाव से इसको देखा जाए पंचतत्व को, तो सबसे बेटर रहेगा। हाँ, अपनी जीविका चलाने के लिए जो लोग करते हैं वो ठीक है। जीविका चलाने के लिए गुरुजी ने खुद आदेश दे रखे हैं कि भई आप ऐसा-ऐसा कीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। लोगों आपने जो बताया कि भई आपने जो डेटाबेस तैयार किया है, तो डेटाबेस तैयार है, पर हम किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक उसकी तासीर का और उसकी ऊर्जाओं का पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसके ऊपर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि इसका वही आ रहा है? हाँ, जब पता चल जाता है, तो अपन उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं और उसको रिजल्ट मिलेंगे।
और बहुत सारी जी चीजें हैं ऐसी। जी जी जी, मैं समझ गया इसको बिल्कुल। हाँ जैसा ये था, वो जनरलाइज नहीं हो सकती है, जी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्या इसकी कैटेगरी बन के एक वृहद समझ बन सकती है, शायद ऐसा ऑलरेडी किया होगा। हाँ ऐसा है। लेकिन मेरा, देखिए हाँ मैं बता देता हूँ आपको। जिसकी एक अग्नि की तासीर है, जिसका ऑर्गन निकल के आ रहा है कि भाई उसको मस्तिष्क का ऑर्गन निकल के आया, और वो अग्नि अग्नि की तासीर का है, और उसका एक जल का निकल के आया, तो उसको भी शुगर है। और अग्नि वाले को भी शुगर है, जल वाले को भी शुगर है, तो अग्नि वाले को भी शुगर है। जब तक उसकी ऊर्जा ज्ञात नहीं होगी तब तक आप उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब ट्रीटमेंट किया तो उसको रिजल्ट नहीं। जी जी जी, मैं बस, मेरा भी वो है, हाँ मेरा जो आपका जो मानना मेरा कहना था वो मैं जो, समझ गया हूँ कि भाई वो चीजें होनी हाँ चाहिए, पैमाना है हमारे पास उसका। जी, तो तो ये हर जो, एक व्यक्ति को हाँ सब व्यक्तियों को वो, शुगर रहती है, और किसी की बढ़ हाँ, जाती है तो किसी की घट जाती है। तो ये जो ऊर्जा है, जो अग्नि है, ऊर्जा है, जी ये मापने का जो तरीका है, मापने का जिसको हम माप सकते हैं, जी जी। के ऊपर भी क्या कुछ किया हुआ है कि कितनी ऊर्जा, कितनी, मतलब उसको अगर हम क्वांटिफाई करें, उसको हाँ वो मैं संख्या दें। समझ गया कि जी किसकी अग्नि कितनी रहनी चाहिए, वो पैमाना कभी हो ही नहीं सकता। देखिए आप जब बैठे हुए हो तो आपकी अग्नि समान है, जब आप खड़े होकर दौड़ने लगे तो आपकी अग्नि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब जैसे कि हाँ बीपी बीपी का एक पैमाना उन्होंने कर रखा है। मान लीजिए बंदे की जो बीपी है, आपने उसका अगर पैमाना उन्होंने कर दिया कि भाई ये 35 40 80 150 रहनी चाहिए बीपी, ठीक है ना। अब क्या करा, व्यक्ति दौड़ के गया, आप हॉस्पिटल जहां मशीन लगी हुई है आप दौड़ के चले जाइए, अभी आपकी बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। अगर आपने तेज गति से कुछ कार्य किया तो आपको बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। अब जिस व्यक्ति बिल्कुल। को शुगर है, ठीक है, आपने जिसकी शुगर बढ़ी हुई है और आपने उसको मीठा खिला दिया, मीठे में मान लीजिए शक्कर वगैरह कुछ ऐसी चीजें जो किसी रसायन द्वारा तैयार की गई है, मीठा खाया तो आपने उसके विगत 15 मिनट 20 मिनट बाद आप उसको चेक कराओगे तो आपको शुगर बढ़ी हुई मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो एनर्जी यही होता है। अंदर। हाँ देखो हमने भी प्रैक्टिकल किए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करना जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे नहीं समझ पाओगे। जी, केवल थ्योरी थ्योरी पे अगर बात की जाए, क्योंकि किताबें बहुत सारी लिखी हुई है, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं, अगर थ्योरी पे अगर पढ़ा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और चाणक्य ने कहा था कि भाई पूरे अपने जीवन काल को सीखने के लिए आपको समय लगेगा, और जो लोगों ने लिखा हुआ उनसे सीखिए। हाँ आपको अच्छा लगता है और वहां से आपको फायदा हो रहा है तो वो चीज आपके लिए ठीक है। अब मैं मान लीजिए आपको अगर बोल दूं कि आप पंचतत्व सीख लीजिए और उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, तो आपको बहुत काफी समय लगेगा। क्योंकि जो टीम वर्क कर रही है तो टीम में जो सारी चीजें निकल के आती है तो आपको नॉलेज जल्दी मिल जाएगा। ये टीम का फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ। जी मैं, मेरा जो है, आपका, आपके जो गुरुजी हैं, उनका जी। क्या नाम और वो कहाँ पर हैं? गुरु जी जो है अभी मथुरा बरसाना जो है, बरसाना में अभी क्या है कि हम सब अब गुरुजी का मानना यह था कि उन्होंने पहले, देखो मैं बता देता हूँ साफ साफ गुरुजी के बारे में। वो भगवताचार्य रहे हैं और उन्होंने पैसे भी काफी कमाए, पर वो पैसे उनके काम नहीं आए। अब किसी संत से जब मिले, संत होना चाहिए जिनाई, ओरिजिनल, जो वाकई में संत हो। और आज के संत की मैं बात नहीं करता, क्योंकि आज के संतों ने तो पूरा भारत का बंटाढार कर रखा है, क्योंकि उनको कमाना है पैसा। तो चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। और गुरुजी का जो मानना था कि वो जो बीमारी हुई तो उन्होंने, जो संत ने जो कहा था उसके आधार पे ही उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ी, त्याग किया। उनका खुद का आश्रम था, उन्होंने उसको भी त्याग किया, फिर इस पंचतत्व को अपनाया। और पंचतत्व के सीखते सीखते फिर उनका जो मानना है, अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है, मेहनत का जो पैसा है वही आपके पास टिकेगा। और वही उससे उन्होंने आज धीरे धीरे लेके आज वहां पे जमीन खरीदी और उसके ऊपर वो आश्रम बनाना, यानी एक छोटी सी कुटिया बनाई है, और वहां लोग आते हैं, रहते भी है, 5 7 लोग एनी टाइम रोगी रहते हैं वहां पे। बरसाना गुरुजी का नाम है आचार्य बर्जमणि जी शास्त्री। जैसे ही आप डालोगे गूगल पे तो उनका नाम प्रथम आएगा ही आएगा, क्योंकि आज के समय में वो पॉपुलर हो चुके हैं। ये आचार्य क्या बताया? आचार्य बर्जमणि जी शास्त्री। अच्छा, बरसाना से। हाँ जी, ठीक। वो रहने वाले कहीं और जगह के हैं, पर अभी वहां शिफ्ट हो गए हैं वो। बरसाना में कहाँ रहते हैं वो, कहाँ है आश्रम? अ, देखो वो अभी खेतों के अंदर है वो, और मैं आपको लिंक भेज दूंगा वहां जाने की, ग्रुप में डाल दूंगा। वहां का जो एरिया है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी नया नया ही बनाया तो हम लोग भी नहीं गए हैं, क्योंकि हम भी काफी दूरी में हैं तो गए नहीं।
जी, और किसी का सवाल हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि आपका समय भी होने वाला है। जी, एक सदन में सवाल है प्रणीता ताई का, मैं जी। उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रणीता ताई, आदरणीय अनिल राय, हाँ जी, जी प्रणीता ताई। जी धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता जी का सादर अभिवादन। पंच तत्वों पर जो बात कर रहे हैं कि हम अपने सकारात्मक एनर्जी, संगति, संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार ही अपने जीवन को जीते हैं और रोग भी उसी अनुसार होते हैं, ये सत्य है। और इसको हम अनुभव भी करते हैं कि व्यक्ति जिस मानसिकता से जीता है वैसे उसके जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ बातें भाई साहब आपकी ठीक भी लग रही हैं और नहीं भी लग रही हैं। उसमें जी। हम एक व्यक्तिगत कमेंट्स है। ये एक हमारे बीच में हमारे दादाजी हैं जो 90 वर्ष के हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि आप साइकिलिंग करेंगे योग प्राणायाम आसन और सूर्य नमस्कार के अनुसार जैसे भी है आप, तो उन्होंने शिक्षक थे, लगभग आयु के रिटायरमेंट के समय तक उन्होंने साइकिल से ही पूरा प्रवास किया, तो आज तक उनके घुटने बहुत अच्छे, मतलब वो साइकिलिंग का साइकिल चलाने का एक प्रभाव है। दूसरी चीज उनकी दिनचर्या ऐसी रही कि सुबह उठना और गर्म पानी अधिक से अधिक पीना, समय समय पर भोजन लेना, किस ऋतु में लेना नहीं लेना, ये भी आपकी बात सत्य है। और अभी उनको थोड़ी तकलीफ आई, वो कोमा में चले गए। वो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। सोडियम की कमी से और बीपी अधिक बढ़ने से सारे लोगों ने, परिवार के लोगों ने दान दक्षिणा सब कुछ किया, लेकिन एक आध्यात्मिक शक्ति काम कर गई, ऐसा परिवार का कहना है कि जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, वो व्यक्ति आज भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और उनकी दिनचर्या में जो गर्म पानी पीना, नींबू का सेवन करना, वो और शहद पानी पीना जब शुरू किए, तो वो सोडियम की भी कमी उन्होंने, वो कहीं से कहीं तक नहीं है, और बीपी भी उनका नॉर्मल हुआ। तो ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्लस दूसरी बात आपने उसमें कहा कि सभी भारत के संत बंट्याधार करने वाले हैं, ये इसको तो आपको वापस लेना पड़ेगा। सभी संत नहीं है, संत है तो आज भारत है। आज हम देख रहे हैं कि क्रांति की ज्वाला, कल बड़ा एक कार्यक्रम देख रहे थे टीवी पे, तो संत समाज ने आवाज उठाया है कि भारत में परिवर्तन कैसे आएगा। विगत आजादी के पूर्व और बाद में हमारे देश में अगर परिवर्तन लाने का काम किए हैं तो साधु संतों ने लाए हैं। तो इस पर आप तो कमेंट्स जो किए कि बंट्याधार ये शब्द आपने किए, वो हमें अच्छा नहीं लगा, और इस पर आप थोड़ा सा अगले सत्र में जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि आस्था अपनी अपनी है। संत हैं तो इस राष्ट्र का कल्याण है, संस्कृति है, सम्मान है, सब चीज है। जय गौ माता। ओम। दीदी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं हाँ, पहले सर, ही हाँ जी। आगाह कर चुका हूँ कि सभी संत नहीं, सभी संत का मैंने आपको बोला था जो जीनाइन लोग हैं, ठीक है। तो जीनाइन जो संत है वो संत है। मैं ये चीज बोलता साथ में ही बोला था, शायद आपने सुना नहीं हो, कि जो बाकी डुप्लीकेट लोग हैं वो इस देश का बंटाधार ही कर रहे हैं। दोनों चीजें मैं साथ बोलता हूँ हमेशा। आपने ये बोला कि आज के संत हाँ। जो अभी संत है, ये तो आज तो बहुत सारे संत ऐसे हैं कि जो भगवान के रूप में हैं और इस देश की दिशा बदल रहे हैं, युवा पीढ़ी की दिशा बदल रहे हैं। देखो, मेरा जो मानना है, प्रेमानंद जी महाराज जो है वो उन्होंने आज दिशा बदली है। बाकी लोगों ने क्या किया है, बाकी के संतों ने क्या किया, वो बताइए आप। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो केवल पैसा कमाने में, पैसा बटोरने में लगे हुए हैं, और देश का भला नहीं हो रहा है। कुछ एक संत हैं जो सही है, सब नहीं। ऐसा भारत को संभालना इतना आसान नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन सभी अनुयायी उनके नहीं हो सकते। बागेश्वर महाराज जी आज वर्तमान में सनातन की ध्वजा लहरा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जी योग की ध्वजा लहरा रहे हैं, और उन्होंने क्रांति भी लाई। आप परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के बारे में देखिए, अगर वो पैसे का उपयोग सही जगह पे हो रहा है तो देश का कल्याण ही हो रहा है। हम पतंजलि में जाके देखे, चाहे वो हरिद्वार शांति कुंज में जाके देखे, गायत्री परिवार से, तो ऐसे संत अगर काम नहीं करते तो आज ये दिशा बदलती हुई हमें नहीं दिखती। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी प्रचारक है वो संत ही हैं। तो इस पर आप ना जाइए, आप पंच तत्व की बात कर रहे हैं उस पर जाइए। हमें अपने लोगों की सनातन पे जो काम कर रहे हैं उस पे कमेंट्स नहीं करना है। और हाँ देखिए, ये आपका जो मानना है और कहना है कि ये विषय अलग हो जाएगा। मैं जो बात कर रहा था संतों के विषय में, कि जब जब आपको शिक्षा दी गई है और चले आप सही है,
तो आप सही होने चाहिए। दिशा भटकने से ही बंटाढार हुआ है। तो ये बड़ा विषय है चर्चा करने का, अपन इस पे बात नहीं करेंगे। रही बात पंचतत्व की, तो आप देखिए, सुनिए, समझ में आए आप कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। हमारा मार्गदर्शन करना हमारा कार्य है, और पंचतत्व को आगे लेके जाना और उसके बारे में और जानना, ये हमारी टीम का और जो लोग इस पे कार्य कर रहे हैं उन सबका कार्य है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपने सिर्फ कार्य दिशा का देते हो और उस पे चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो मत चलो, कोई ले थोड़ी रहे आप कुछ। नहीं, ना तो सही हम बात। देखो, टीम का जो संस्थान का कार्य है, ना तो किसी से कुछ लेती है ना किसी को कुछ देती है। पैसों का लेन देन हमारा अंदर है ही नहीं, ना तो हम किसी से कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं। गुरुजी का आदेश है कि ना तो हमने किसी से कुछ खरीदा है। कोई पेशेंट आता है, देखो, ना तो हम उससे पैसे लेते हैं ना मेडिसिन देते हैं उसको। मेडिसिन का तो कहीं से कहीं तक काम नहीं है। अब कुछ खरीदना नहीं बेचना नहीं तो टेंशन काहे की। इसलिए इसलिए तो वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है आज के समय पे। जो पैसा लेता वो चीज पॉपुलर है ना, दिक्कत ये है। देखो, हाँ, पॉपुलर गुरुजी का कहना है कि उनके पास बहुत सारे चैनल वाले आते हैं, वो मना कर देते हैं उनको कि भाई मैं मेरी शांति क्यों खोऊं। मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, लोग मेरे पास बैठे रहेंगे, उसका क्या मतलब है। जब मेरे को इसी में सुखी रहना है और पॉपुलर होने के बाद सुखी रहना है, कौन सा मतलब है। भाई इसमें ही सुखी रहना तो मैं इसी में सुखी रहूं, और पॉपुलर होने के बाद सुखी रहूंगा तो और मैं परेशान हो जाऊंगा, सुखी थोड़ी रहूंगा क्या। तो उन्होंने क्या है कि इस तरीके से हम लोगों को प्यार कर दिया है कि भाई हम अपने अपने जो स्तर पे बैठ के हम वहाँ उनकी चिकित्सा करते हैं, लोगों को समझाए, और समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो और बढ़िया। जैसे आपको जीना है क्योंकि वैसे उनने जिए। क्योंकि उनने उनने ये करके धन तो कमा लिया था खूब, लेकिन शांति और सुख और ये कुछ भी नहीं मिला था नहीं ना, तो मिला। इसलिए वो उनने ये किया। जी। जी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि भाई हमारे जो, ठीक है, दीदी को अगर बुरा लगा कि भाई संत के बारे में ऐसा मत कीजिए, जब आप उस पर गहन विचार करोगे, समझोगे उन चीजों को, तो सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। और देशभक्ति क्या होती है वो बाद में समझ में आएगी। हम भी देशभक्त हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं, पर आज की जनरेशन है कुछ और दिशा में कार्य कर रही है और आज कुछ और दिशा में। उन्होंने बागेश्वर ठीक है, अपने को नहीं बोलना चाहिए कि विवाद वाला विषय है और बड़ा निकल जाएगा, क्योंकि इन चीजों को हम भी बारीकी से जानते हैं इन चीजों को, और इस पे काम करते हैं देश के लिए। रही बात भारत की, जो अगर मूल अगर मैं बता दूं, क्योंकि दीदी ने भी बात करी थी कि 90 साल के जो व्यक्ति थे, उनको आज 90 साल के हैं और उनको साइकिलिंग की, योग किया उन्होंने। तो दीदी उनके पीछे जाके, जो 90 साल पहले जो उनकी एज थी, उसके पहले जाके देखिए, आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, उस समय में कौन सा खाना वो खाते थे, कौन से कपड़े वो पहनते थे, और कौन सा वो कार्य करते थे, क्योंकि वो प्रगति को समर्पित थे। और आज के लोग प्रगति को समर्पित नहीं है। आज जो है, आज आप देख लीजिए, आज विकास के नाम पे कितने ही पेड़ काट दिए गए और पेड़ नए नहीं लगाए गए। इसको अगले सत्र जारी रखें, आज समय हो गया है, अगले जी दिन जी और जारी जी, रखें, बिल्कुल। और जरूर खुल के बात करें। आप अपना विचार रखें और इस पर चर्चा करें। आज के योगेंद्र जी, देखो, जी ओम, मेरा निवेदन ये था कि जी, किसी दिन आप हमारे योग कक्षा में मित्तल जी को भी यदि जोड़ने का प्रयास करेंगे मैं तो एक्चुअली क्या है कि मैं मित्तल जी को नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे गुरुजी को जोड़ूंगा। गुरुजी से मेरी बात हो गई है, उनका समय हम ले लेंगे। जी अ, जी जी, ठीक है, बहुत क्योंकि बढ़िया। मित्तल जी को हमारे जैसे लोगों को सुनने से अच्छा है कि आप सीधे गुरुजी को सुनो, जी जी जी, बहुत क्योंकि बढ़िया। हम उनके अनुयायी हैं, हम उनसे सीखे जी हुए हैं। क्योंकि सीधा आप समुंदर ही ले लीजिए ना, जी जी, बहुत सुंदर, बहुत क्यों सुंदर। तालाब के पीछे पड़ना। जी जी जी, तो वहां से क्या अवश्य है कि बहुत अवश्य। सारी चीजें निकल के आएगी, क्योंकि उनका अनुभव है। वो जी, बहुत श्री राजीव सुंदर, भाई बहुत दीक्षित के सुंदर। साथ में भी वो रहे हैं, 2004 से उनके साथ में कार्यरत थे, 2009 में उनका साथ उन्होंने छोड़ा, फिर वो अलग हो गए। देखिए, जी राजीव जी भाई जी दीक्षित जो थे, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनके जीवन काल में जो चीजें उन्होंने बताई, वो उनको वहन भी नहीं कर सके, उनके साथ में नहीं रह सके। जो चीजें वो बताते थे ना राजीव भाई दीक्षित, क्योंकि उनका, वो घूमते रहते थे, आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो खुद नहीं कर पाए। बाकी राजीव भाई दीक्षित ने जो चीजें बताई है वो सटीक है, ये चीज हम भी मानते हैं, हम उनके भी अनुयायी हैं। जी 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 जी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो कुर्बान किया था ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। रियल में अगर ऋषि अगर देखा जाए तो वो था, मेरी नजर में संत था तो वो था, जिसने किसी से 1 रुपया नहीं लिया और घूम घूम के लोगों को जागरूक किया। जी क्योंकि हमारे देश को अच्छी साइंस की जरूरत है, अच्छे पर्यावरण की जरूरत है,
विकास के नाम पे केवल और केवल लोगों का हनन हो रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गांव है जो उजड़ गए। आज विकास के नाम पे लोगों के गांव खाली करा दिए गए, क्योंकि हमारे तो लोग हैं ना, वो भारत में रहने वाले, वो गरीब है, इसका मतलब थोड़ी उनको उठा के भगा दो यहाँ से। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को आपने जमीन दे दी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि मन दुखता है जब ऐसा गरीब लोगों के साथ में होता है, क्योंकि बेचारे उनके पास पहनने के कपड़े नहीं होते हैं, खाना वो पूरा दिन मेहनत करके खाना लेके जुटाता है शाम का, और शाम को पता चला कि भाई उनका घर ही नहीं है। देखिए आज गौरक्षा पे बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। जी संचालक महोदय से निवेदन है कि 8:10 हो गया। जी भैया प्रणाम, आप यहीं क्लोज कीजिए, समय हो गया तो अपन इसको आगे नहीं खींचेंगे। जी बहुत सुंदर आदरणीय मुख्य वक्ता जी, आदरणीय कमलेश जी, आपने बहुत अच्छा आज का आपका मार्गदर्शन रहा है। और सदन से निवेदन हो चुका है कि एक दिन और बढ़ा दो इसको एक दिन और बढ़ाओ कल। हाँ कल कंटिन्यू करेंगे। कल वैसे सोमवार है, हाँ तो कल आप आ सकते हैं, बिल्कुल सादर आमंत्रित है। कल हम अगर चर्चा अगर आप सबका अगर हो तो, अगर आपकी टीम में सदस्य अगर और बढ़ना चाहे, अगर आप ऐसी कोशिश कर सकते हो तो मैं गुरुजी को ले लेता हूँ कि गुरुजी जब आते हैं तो कम से कम 100 लोग तो होने ही चाहिए, क्योंकि लाभ सबको मिले। कि हम लोग प्रयास करेंगे आप उन्हें लाएं, और कम से कम इनके साथ जो एक एक लोग जुड़े हैं, इनके साथ कक्षा भी लगती है तो वो कक्षा तक भी बात पहुंचती है, इसलिए व्यक्ति के साथ और भी लोग जो जुड़े रहते हैं उन तक ये बात पहुंचेगी, क्योंकि जो हमारे योग शिक्षक है वो अपनी कक्षा में भी इन बातों को फैलाएंगे। इसलिए आप संख्या पर उतना ध्यान ना दें, क्योंकि हर एक योग शिक्षक के साथ एक एक कक्षा जी लगी जी जी रहती जी, है। तो फिर तो ठीक है। हाँ बिल्कुल तो कल आप तैयार कर हाँ लीजिए। हम अब कल की उपस्थिति भी बढ़ाएंगे जितना भी हो सके। और क्योंकि जैसे हमारे मेरा जी ने कहा है कि हमारी कक्षा चलती है, योग कक्षा में कम से कम 100 लोग 50 लोग रहते हैं, और वो सुनते भी है इस योगार कार्यक्रम को। तो इसलिए हम सभी मिलकर रहेंगे। तो निश्चित कल आप गुरु जी को बुलाइए और देखो कल का सेशन एक चीज करेंगे और हम मैं बता आज। देता हूँ, क्योंकि जब गुरुजी का जो टॉपिक चलेगा ना, तो हम उसी दिन अपन उनको लेते हैं कि अगर समय से भी अपन आगे निकल जाएं, क्योंकि समय की उसमें पाबंदी नहीं होती है। क्योंकि जी जी, चलेगा जब गुरुजी बोलना चलेगा। शुरू करते हैं ना, तो हम लोगों को जहां तक पता है कि वो चलता रहता है, टॉपिक चलता रहता है, वो लंबा चलता है। वो अगर देखो वो आपके नसीब में है तो, क्योंकि गुरुजी ने जो शब्द आज बोले हैं ना, वो अगले दिन रहेंगे ही नहीं, और हमने भी कभी डबल उनको सुना नहीं वही शब्द को, क्योंकि जी वो हम जब मानते हैं तो एक वो महापुरुष है, उस व्यक्ति ने अपना तो जीवन। आप उसमें एक विकल्प हो सकता है कि जी आप उनको मर्यादाएं लांघ रहे हो। आज योगाहार कार्यक्रम का समय जो है 8:12 हो गए, और कब तक चलेगा? जी जी भैया प्रणाम, मैं व्यक्तिगत किसी से बात कर लेता हूँ, वो आपको बता देंगे, ठीक है। जी मैं आज के योगा कक्षा में आप सबका, जो आज के हमारे योग शिक्षक है आदरणीय मुकेश रघुवंशी जी ने बहुत बढ़िया क्लास ली, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय कमलेश भैया जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। इसी के साथ में हमारे सुबह